ख्वाहिशों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम, 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 धन्नो हम। A very warm welcome to everybody. अब आता है Saturn. Saturn is structuring your life, your duties, your responsibilities, your discipline, and if you do mistakes, then your punishments. This all is Saturn. This all is Saturn. So first, what you have to do, देखो, as Venus, everything is so connected to each other. जैसे विनस में हमने देखा कि हमको गिव एंड टेक करना है, इसी तरह सैटर्न कहता है आपको क्या देना है, वॉट यू वॉन्ट टू गिव टू द सोसाइटी, दिस इज सैटर्न। आप क्या दोगे? बचपन से 10-10, 15-15 साल तक आपने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया। नाउ योर एज कम्स व्हेन यू आर 16। आप जब 16 साल के हो जाते हो, आप जब 18 साल के हो जाते हो, आप जब 19 साल के हो जाते हो, मैक्सिमम आप जब 21 ईयर्स के हो जाते हो, एंड देन सैटर्न की जो साइकिल है वो साइकिल 19 ईयर्स की साइकिल है। सैटर्न की जो साइकिल है वो 19 ईयर्स की साइकिल है। सो आफ्टर द एज ऑफ मींस अ पर्सन फेसेस 3 to 4 टाइम्स सैटर्न इन हिज लाइफ। सैटर्न मतलब एक बार 19 साल हो गए, Saturn comes to you again after 19 years, the Saturn comes to you again after 19 years, the Saturn comes to you. And that is why it is said 19, when it is your 19th birthday, 30th birthday, you will see जो तिथि, जो डेट और जो डे आपका बर्थ टाइम के पे था, आफ्टर 19 इयर्स द सेम तिथि, द सेम डे एंड सेम डेट दे कोइंसाइड। यानी कि अगर मेरी तिथि थी वैशाख वद 12, डेट था 23rd में और वेडनेसडे, जब मैं 19 साल का हुआ 23rd में वापस वेडनेसडे को आया था। सो आफ्टर एवरी 19 इयर्स दे कोइंसाइड। 19 इयर्स इज अ लाइफ साइकिल। तो Saturn ends with a year, with a cycle of 19 years. Every 19 years, you have to pay punishments, you have to take decisions, you have to find areas of responsibility. So before the age of 19, you have to find your own responsibilities. If you are not, आजकल कैसा होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 साल तक उसकी माँ कहते हैं मेरा बेटा छोटा है, मेरा बेटा छोटा है, मेरा बेटा छोटा है, और वो सेटल ही नहीं हो पाता। अभी अभी कहाँ बड़ा हो गया है, अभी कहाँ बड़ा हो गया है, he is not ready to take responsibility. So every parent I am telling, area of responsibility समझने से पहले आप ये समझ लो, Saturn is a cycle of 19 years and within 19 years you have to learn your responsibility. 10-10 साल तक लड़के बच्चे खाना नहीं खा पाते, खुद से कपड़े नहीं पहन पाते, उसके शूज बेचारी मम्मी सुबह में 5 बजे उठ के नाश्ता बनाती है, ये करती है, वो करती है, और लास्ट में जब देखती है तो बच्चा सीट पे बैठा रहता है, मोबाइल खेलता रहता है, उसके नीचे बस वाला हॉर्न मार रहा है, और इधर मम्मी बैग पहनी है, लंच बॉक्स है, टिफिन है, और उसकी मम्मी को पता चलता है कि अभी उसने शूलेस भी नहीं बांध दिया, और फिर जो गाला गाली होती है, जो ये होता है, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरी ईयर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका बच्चा 8 साल का हो गया है, ही हैज अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको खाना पीना, बेड बनाना, ये सब आ जाना चाहिए। हमारे गुरुजी की एक किताब है कर्तव्य कौमुदी, ये जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज की एक टॉप 10 की किताब है। गुरुदेव रत्नचंद्र जी महाराज से भारत भूषण थे तब के, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस उनको कराची में ये भारत भूषण का पद मिला था इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। और उनकी जो ये, बिकॉज ऑफ हिज एनॉर्मस वर्क ऑन अर्धमागधी, एनॉर्मस वर्क, यानी आज उनकी जो डिक्शनरी है, अर्धमागधी की डिक्शनरी पूज्य गुरुदेव रत्नचंद्र जी महाराज साहब की, वो आज सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है, क्योंकि आज से 100 साल पहले उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स, जो प्राकृत भाषा के एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश में होते, डेरिवेटिव्स होते, वो उन्होंने ढूंढे थे। और उसकी हिस्ट्री का भी मैं बात करूंगा। उन खून पानी एक करके उन्होंने तब वो मेहनत की। उस जमाने में जब एक आपको एक पेपर खरीदना है, आपको लिखने के लिए एक पेपर खरीदना है, दैट पेपर वॉज ए लग्जरी। किसी के पास अगर पेपर है, पेपर तिजोरी में रखा जाता था, पेपर वॉज ए लग्जरी।
जैसे आज हम सोना चांदी लॉकर में रखते हैं, उस टाइम पे लिखने का जो पेपर था वो एक लग्जरी था, वो पेपर लिखते थे। और उस समय में उन्होंने अपने दिमाग को यूज करके उन्होंने अर्धमागधी डिक्शनरी के एवरी पार्ट हैज मोर देन 1,000 पेजेस, और ऐसे 7,000 पेजेस की डिक्शनरी उन्होंने बनाई थी। आप सोच नहीं सकते हो कि जब 7,000 पेजेस आपको लिखने हैं तो उसके लिए रफ पेजेस आपको कितने यूज करने पड़ते हैं। और उस समय में तो सब दिमाग से ही काम चलता था। जस्ट कांट इमेजिन उसकी स्टोरी कब करेंगे। बट गुरुदेव पूज्य रत्नचंद्र जी महाराज साहब की जो किताबें हैं, दे आर एक्चुअली अ बून टू ह्यूमन सोसाइटी। और जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी फॉरेन स्टडीज की टॉप 10 बुक में उनकी ये किताब आती है। और उस किताब में से वहां पे जापान में जो बच्चों को पढ़ाने की स्टाइल है, जो बच्चों को स्कूल में सिखाने की स्टाइल है, उसमें से उन्होंने रेफरेंसेस लिए हैं कि हाउ टू नर्चर अ चाइल्ड। वहां पे जापान में 8 साल तक के बच्चे को कोई टेक्स्ट बुक नहीं दी जाती, कुछ नहीं दिया जाता है। जापान में बच्चों को हाथ कैसे धोना है, मुंह कैसे धोना है, अपने कपड़े कैसे पहनने, रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ू कैसे निकालना है, वो स्कूल में सिखाया जाता है। ओके, हीर हैज 19 बर्थडे तो कुछ होगा। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस हियर, इट इज अ टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन होता है, टाइम करेक्शन होता है, इसलिए टाइम करेक्शन की वजह से देखो जैसे कई कई बार ऐसा होता है, हीर की बर्थ डेट है वो उसके साथ कोइंसिडेंस कोइंसाइड नहीं कर रहे। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ टाइम करेक्शन। देखो अभी कोलकाता में ऑलरेडी कब का सनराइज हो चुका है, और अभी भी पाकिस्तान या कच्छ और वहां पे सनराइज होने में देर है। तो जैसे एक ही टाइम पे कोई चीज हो रही है, पर दोनों की जगह पे जो सिचुएशन है वो एकदम, यहाँ पे एक बार डे लाइट है, वहां पे नाइट लाइट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सनराइज हो चुका है तो उसको डे कहा जाएगा। और वहां पे अगर सन वही टाइम वही है, पर वहां पे सनराइज नहीं हुआ है तो नाइट कहा जाएगा। यानी वो नाइट शायद फ्राइडे की कहा जाएगी और यहाँ पे सैटरडे कहा जाएगा। एक ही टाइम पे टाइम करेक्शंस, एक ही इंडिया में ही 3 टाइम जोन्स हैं। तो कभी कभी ये टाइम करेक्शंस की वजह से हमको यानी जन्म के टाइम पे जो आपका हॉरोस्कोप बनता है या डेट बनती है, वो अलग बनती है डेट। और जब जोडियाक के हिसाब से भी बहुत बार टाइम करेक्शंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी संक्रांति आती है 14 जनवरी को, पर अकॉर्डिंग टू जोडियाक, इंग्लिश वेस्टर्न जोडियाक, वो लोग 21 जनवरी से 21 फरवरी वो मनाते हैं। सन का जो ट्रांजिशन होता है, कैप्रिकॉन का ट्रांजिशन, वो 21 जन को मानते हैं। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 7-8 days, सो लेट मी नॉट गो। समटाइम्स इट मे हैपन कि आपका कोइंसाइड नहीं करेगा, बट मोस्टली इट हैपेंस। ओके, सो एवरीबडी नोज ओवर हियर कि जापान में वो 8 साल तक देर आर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट age is yours? Coming back to the worksheet of Saturn, you have to first decide कि आप कितने एज के हो, या आपका बच्चा कितने एज का है, या आपके फैमिली मेंबर्स कितने एज के हैं, और उस एज पे उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सेकंड, यू हैव टू फॉर दैट एक्सप्लोर सैटर्न के वर्कशीट में। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, आई विल जस्ट रिफाइन दिस। मैं यहाँ पे जो करेक्शन है वो करेक्शन में करके फिर से आपको, ये जो यहाँ पे ये पूरी लाइन गलत है। आई एम सॉरी 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 सॉरी, ये ओवरलुक हो गया है। शायद करेक्शन वाली जो फाइल थी वो अपलोड नहीं हुई है, और ये बिना करेक्शन वाली फाइल अपलोड हो गई है। दैट इज अ मिस्टेक ओवर हियर। आई करेक्ट एंड आई गेट बैक टू यू फॉर दिस। मैं री अपलोड कर दूंगा आज दोपहर को। ओके, सो एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू चेक यहाँ पे। देन मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जैनिज्म में, हमारे स्क्रिप्चर्स में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन दिया गया है, एंड दैट इज नोन एज वीर्याचार। वीर्याचार का मतलब, वीर्य का मतलब दो होता है। एक होता है वीर की वीरता, ब्रेवरी, और वीर्य का दूसरा मतलब होता है मोटिवेशन, हर समय उत्साह में, उमंग में रहना। सो दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। हम देखो पूरी लाइफ हार्डशिप्स की हमारी लाइफ होती है, तो मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। आप तो मान लो एक उपवास करते हो या एक सैक्रिफाइस करते हो तो भी आपको बहुत मोटिवेशन चाहिए। हमको तो एवरीडे मोटिवेशन चाहिए। सुबह में, दोपहर में, हर समय हार्डशिप्स होती हैं। एक कंफर्टेबल लाइफ जीना, टू लिव इन अ कंफर्ट जोन इज वेरी इजी। इसीलिए नॉर्मली एक श्रावक या जो घर में रहता है उसको कायर कहा जाता है, बिकॉज ही लिव्स इन अ कंफर्ट जोन।
पर सैटर्न जो है वो सैटर्न कंफर्ट जोन में से बाहर निकालने की बात करता है। वीनस गिव्स यू कंफर्ट जोन बट सैटर्न डज नॉट गिव यू कंफर्ट जोन। सैटर्न उस कंफर्ट जोन में से बाहर निकालने की बात करता है, और इसीलिए हमारे यहाँ पे ये कहा जाता था कि आफ्टर द एज ऑफ 8 अ चाइल्ड शुड बी एडमिटेड टू अ गुरुकुल। अगर वो 8 के बाद भी मम्मी के साथ रहेगा तो ही विल नॉट बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। वो एक कंफर्ट जोन में ही रहेगा, उसी के अंदर ही रहेगा, उसको बाहर निकलने का मन ही नहीं होगा। कितने सारे बच्चे जो हमारी शिविर में आते हैं, अगर उनको सिर्फ मैं इतना कहूं, शिविर में, रेसिडेंशियल शिविर में आते, मैं सिर्फ उनको इतना कहूं कि आपको एक पानी की बाल्टी, आपको बकेट एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करनी है, वो बैठे बैठे रोते रहते आधा घंटा। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हुआ। मैंने एक लड़के को पूछा क्या हुआ, तो कि उसने मुझे बोला कि पानी की बकेट इस रूम से इस रूम में लेके जानी है, मैंने कभी किया नहीं है, और वो रोते बैठा था। ओ माय गॉड। मतलब इतना कंफर्ट जोन होता है कि इतनी बात के लिए कि भी मुझे उसको मोटिवेट करना पड़ता है। अरे नो बच्चा, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। मुझे उसको आधा घंटा मोटिवेट करना पड़ा कि यू आर सो स्ट्रांग, तुम तो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो तुमने। हाँ हाँ, यस यस गुरुदेव, आई कैन डू सो मेनी, देन पिक अप द बकेट एंड कम। और तब वो जाके बकेट, आधा घंटा तो उसको बकेट उठाने के लिए मुझे बताना पड़ता है, बिकॉज देर इज नो मोटिवेशन, देर इज ऑल comfort zone in the life, and because of that people are not becoming problem solvers. Instead they are becoming problem creators. Today's companies are not ready to hire Gen Z and Gen Alpha because they need a lot of motivation उनको चाहिए। हर हफ्ते में हर कंपनी को एक मोटिवेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि काम करिए, आपकी लाइफ में आगे बढ़िए, लॉयल रहिए, वो करना पड़ता है। इसी तरह हमारे यहाँ भी एक मोटिवेशन का एक वीर्याचार करके पूरा एक चैप्टर दिया गया है कि हाउ आचार्य आचार्य जो होते हैं वो कैसे मोटिवेट करते हैं, वो कैसे मोटिवेट करते हैं ना। देन वॉट एवर यू आर डूइंग 5 times यू शुड आस्क द क्वेश्चन वाई। जैसे अगर मैं मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन में शुरू कर रहा हूं तो मैं क्यों शुरू कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले एक पाठशाला शुरू की थी। पाठशाला शुरू करने के बाद मैंने बहुत सारी रेसिडेंशियल 1 डे 2 डे 3 डे की शिविर ली। फिर मैंने बहुत उसमें से मेहनत करके मैंने उपदान शुरू किया, बहुत कुछ शुरू किया। पर फाइनली आई केम टू नो कि अगर पेरेंट्स को ही मैं नहीं सिखाऊंगा तो बच्चे, हाउ अ चाइल्ड विल बी एंजल इफ ही डज नॉट गेट हेवन एट होम। अगर उसको घर पे, एक बच्चे को मैं, मेरे पास आता है, मैं उसको एंजल तो बना देता हूँ, लेकिन जब पता चलता है कि वो एंजल जब घर पे जाता है तब घर पे हेवन नहीं होता है, हेल होता है। वहां उसके पेरेंट्स को ही नहीं पता है कि उसको लाइफ कैसे जीनी है। सो देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन, बिकॉज इफ आई एम मेकिंग चाइल्ड एंजल देन आई वांट हिज पेरेंट्स आल्सो टू बी एन एंजल। तो इस वजह से मेरे पास 5 reasons, मीन्स 5 steps of reasons to justify that I want to start this Master of Belief and Action class. One reason was because these things are not taught in school. First reason was, if I want to make a child proper, I want his parents also to be proper, to be the masters. Because if the child is, I want him to be stable, he won't be able to be stable because his parents are not stable. इतने सारे पेरेंट्स स्ट्रेस्ड होते हैं, और स्पेशली मदर्स। इतना मदर्स को, आजकल की मदर्स को इतना अटेंशन चाहिए, इतना बक बक करने को चाहिए, लोग उनको पूछे, लोग उनको बुलाए, लोग उनको कहे। इसी में पेरेंट्स हैं वो, दे आर पजल्ड, इसी के अंदर खोए हुए रहते हैं। एंड सेम थिंग कम्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑल्सो स्टार्ट सीकिंग अटेंशन एंड दे आर नॉट गेटिंग अटेंशन, और इस वजह से बचपन से ही वो अपने घर से दूर रहना चाहता है। फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं पता है? पेरेंट्स ये बोलते हैं, अरे मेरे बच्चे को तो मैंने फ्री कर दिया है, बचपन से ही फ्री कर दिया है, जिधर जाना उधर जाओ। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ, आपने उसको फ्री छोड़ा है सही है, पर आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, संडे के दिन अगर मैं आपको पूछूं आपका बेटा किधर है, मैंने तो उसको फ्री छोड़ दिया है, उसको जहां जाना है। ये पेरेंट नहीं है। दिस इज अ वेरी बैड पेरेंट, दिस इज अ वेरी बैड पेरेंटिंग, एंड दिस इज अ वेरी, इससे अच्छा आपको बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए था। यू आर अ वेरी बैड पेरेंट। अ गुड पेरेंट इज हु, जिसको अगर मैं संडे को पूछूं कि आपका बेटा किधर है, तो उसको रात को 12 बजे भी पता है कि मेरा बेटा इसके घर पे है,
इस गली में घूम रहा है, इस रेस्टोरेंट में खा रहा है, दैट चाइल्ड शुड बी सो डेडिकेटेड टू देयर पेरेंट्स। अगर आप अच्छे पेरेंट होते तो आपका चाइल्ड आपको डेडिकेटेड होता। अगर वो आपको डेडिकेटेड नहीं है, उसका मतलब आप अच्छे पेरेंट शायद नहीं हो, मे बी, आई डोंट नो। पर इस तरह का आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एनवायरमेंट आपको आपके जीवन में क्रिएट करना चाहिए। तो माय सेकंड रीजन वाज कि अगर बच्चे सही होंगे तो उनके पेरेंट्स को भी सही करना पड़ेगा। माय फर्स्ट रीजन इज स्कूल में ये पढ़ाया नहीं जाता। सेकंड रीजन इज दिस। थर्ड रीजन इज अ लॉट ऑफ chaos इज बीइंग क्रिएटेड व्हेन दे डोंट नो सच थिंग्स। बहुत बार ये क्वेश्चंस होते कि आई एम नॉट एबल टू कोप अप विथ माय हस्बैंड, नॉट विथ माय इन लॉज, क्योंकि वो ये पता ही नहीं है उनको कि मुझे, अगर मैं रिलेशनशिप में जा रही हूं तो मुझे नेगेटिविटी मिलेगी, ये पता ही नहीं है। पहले से ही उसको इस तरह से नर्चर किया गया कि सासू इज योर एनिमी और उसके साथ फाइट करना है तुमको। उसके पास, उनके पास आज कितने सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, चिल्ड्रन मैंने देखे, और ऐसी बहुत सारी वुमेन्स मैंने देखी जो चाहती है कि उनकी सास और उनके ससुर मर जाए और उनका पूरा प्रॉपर्टी वगैरह सब आ जाए उनके पास। मेरे सामने झगड़े होते हैं। वो सासू कहती है कि मेरे बेटा, मेरे मरने के बाद ये सब तेरा ही है, और बेटा और बेटी बहू कहती है कि मरने के बाद जब आएगा तब तक तो हम बूढ़े हो चुके होंगे, हमारी लाइफ हम क्या एंजॉय करेंगे, अभी चाहिए हमको, अगर आप देना चाहते हो तो अभी दो, मरने के बाद दो के क्या करेंगे, अभी दो हमको, तो अभी दोगे तो हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। दे आर रिलाइड अपॉन देयर पेरेंट्स मनी। अरे उन्होंने खुद से कमाया है, तुम कमाओ खुद से, तुम अगर तुमको खर्चा करना है तुम कमाओ खुद से। कितने सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, ऐसे पेरेंट्स पेरेंट्स अगर एसी चालू करते तो तुरंत बहू और बेटा आके कहते कि नहीं नहीं मीटर बढ़ जाएगा, उसको कम यूज करिए। मतलब व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर फाइटिंग, कौन से रिसोर्सेज के लिए लोग ये झगड़ रहे, आई जस्ट डोंट नो। तो ये जो कियोस क्रिएट हो रहा है, हो रहा है, इसीलिए मैंने ये मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन, ताकि डीक्लटर हो जाए और आपके घर में पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी आपके घर में कहां से आती है, आपके दिल में से आती है। हाईएस्ट नेगेटिविटी कम्स फ्रॉम योर हार्ट। नेगेटिविटी डजंट कम, किसी ने आपके ऊपर मुठ मारा है, किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, किसी ने, अरे वो सब नेगेटिविटी इस बात की है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटीज तो हमारे घर में हम ही क्रिएट करते हैं। तो रिमूव दिस chaos एंड all kinds of problems. This is my third reason to design master of belief and action, and my fourth reason to design master of and belief and action is to structure your life. लोगों की लाइफ स्ट्रक्चर्ड नहीं है, डिस्ट्रक्चर्ड है। उनका मॉर्निंग स्ट्रक्चर्ड नहीं, उनकी आफ्टरनून स्ट्रक्चर्ड नहीं, उनकी नाइट स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उनकी पेरेंटिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कुछ भी क्लासिफाइड नहीं और कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो हर चीज को क्लासिफाई और स्ट्रक्चर करने के लिए मैंने ये मेरा फोर्थ रीजन है, मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन मैंने किया है। और फिफ्थ रीजन है, मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन का सबसे बड़ा रीजन है, वो है हमारी लेगेसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना। इट इज माई, मैं जब बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स को पूछता था कि ये खजाना कहाँ से मिलता है, ट्रेजर कहाँ से मिलता है, ये नॉलेज कहाँ से मिलता है, ये मैजिक कहाँ से मिलता है, ये मिराकल्स कहाँ से मिलता है। तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि ये सब स्क्रिप्चर्स में मिलता है। और मैंने जब ये स्क्रिप्चर्स को पढ़ा तो मेरी लाइफ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, क्लासिफाइड, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई। एंड सिमिलरली आई वांट टू कंटिन्यू दिस लेगेसी, एंड दीज आर द 5 रीजन ऑफ मी डूइंग मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन। एंड देन कम्स डिसिप्लिन। अब मैंने सुबह में 5:30 बजे ये क्लास रखा है ताकि आप रात को जल्दी सो जाओ और सुबह में जल्दी उठ जाओ, इसलिए मैंने ये 5:30 बजे रखा है। शायद कुछ लोग हैं जो मेरा क्लास करके फिर से सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत हुई है तो कहीं अच्छे स्तर पे हम पहुंचेंगे। सो अगेन दीज आर द 4 एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन, योर रीजनिंग। सैटर्न इज अगेन अ रैशनल प्लैनेट, वो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं, वीनस बहुत ज्यादा इमोशनल बनाता है, सैटर्न आपको कभी भी इमोशनल नहीं बनाता है। इट हैज अ स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग। अब आपको अपनी लाइफ के बारे में रिसर्च करना है, आपकी लाइफ के बारे में आपको रिसर्च करना है, और आपको आपकी लाइफ की ड्यूटीज और डिसिप्लिन डिसाइड करनी है। बस जब कभी भी आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम आए, this Saturn is the problem solving, Saturn is the problem solver, structure creator, everything, it will define everything. So if you want to structure your life, you have to define your responsibilities, your duties। ये हर चीज
आप यहाँ पे मेरे सामने ये क्लास करने को बैठे क्यों पता है? क्योंकि आज आपका सैटर्न पावरफुल हो गया है। दैट इज वाई यू आर सिटिंग इन माई क्लास, और दैट इज वाई यू आर डूइंग दिस वर्कशीट्स, क्योंकि आपका सैटर्न पावरफुल हो गया है, इसीलिए आप ये वर्कशीट्स कर पा रहे हो। एंड इफ योर सैटर्न इज नॉट पावरफुल, मे बी आप वर्कशीट नहीं कर रहे हो बिकॉज योर सैटर्न इज पावरफुल, और यू आर ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड। दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड हो तो आपको वर्कशीट करने की जरूरत नहीं, और या आपका सैटर्न बहुत ही वीक है इसलिए आप ये नहीं कर पा रहे हो। आपको अगर ये शुरू करना है तो सैटरडे से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर शुरू करना है तो सैटरडे से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन योर प्रोडक्टिविटी टाइम टेबल, ये सब आपको डिफाइन करना है। और आपको ये चार चीजें आपकी लाइफ में हर चीज के लिए जो भी प्रॉब्लम आए तो वहां पे एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन, आंसर टू वाई एंड डिसिप्लिन, ये चार चीज आपकी वहां पे हो जानी चाहिए। अब सैटर्न डील्स विथ प्रॉब्लम्स, सैटर्न अगेन डील्स विथ ऑब्स्टिकल्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे, currently facing a lot of problems in personal and professional life। बहुत सेल्फ डाउट है, बहुत फियर है, एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, सेटबैक्स है, रिजेक्शन है, बहुत रिजेक्शंस हो रहे हैं। ये सब सैटर्न आपको हेल्प करेगा, इस हर चीज में आपको सैटर्न आपको हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे इंटरनल ऑब्स्टिकल्स क्या है और एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स क्या है। मेरे इंटरनल ऑब्स्टिकल्स क्या है और एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब ये मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन क्लास शुरू की है तो मेरे इंटरनल ऑब्स्टिकल्स थे कि मुझे जूम पे बात करने को नहीं आता था। जूम पे लोगों के साथ बात कैसे करना है वो मुझे नहीं पता चल रहा था। मुझे पता नहीं था कि सामने लोग क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। व्याख्यान में तो, प्रवचन में तो क्या होता है, सामने जो लोग बैठे रहते हैं उनके इमोशंस मुझे टच करते हैं, तो वैसे ही मेरे इमोशंस मैं दे सकता हूँ। लेकिन ये वर्चुअल जो है इतना बुरा है, इतना मतलब लो लेवल का है ये। भले मैं लोगों को ज्यादा पहुंच सकता हूँ लेकिन लोग मेरे सामने एकदम डिसिप्लिन से बैठेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोस्टली 80% तो सब, 90% तो मैं डैम श्योर के सब मेरे सामने अच्छी तरह से ही बैठे हैं, पर मोस्टली इट इज दैट 5-10% पीपल ऐसे हो सकते हैं। ओके, तो ये मेरा एक इंटरनल ऑब्स्टेकल था। एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल ये था कि अरे मैं जूम क्लास लूंगा तो लोग बोलेंगे अरे गुरुजी तो मोबाइल लेके रखते हैं, लैपटॉप, लोगों को मेरे पर ट्रस्ट आएगा कि नहीं आएगा। दैट वाज माय एक्सटर्नल प्रॉब्लम। लोग में मुझ पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, हाउ विल इट हैपन, बिकॉज यू नो इन स्पेशली इन अवर स्पिरिचुअल पाथ, स्पेशली इन अवर स्पिरिचुअल पाथ, दीज ऑल थिंग्स मैटर फॉर अस। पर मैंने इसमें ये वर्कशीट में लिख दिया, इंटरनल ऑब्स्टेकल्स वर माय सेल्फ डाउट, वर माय फियर्स। नाउ इफेक्ट ऑन ग्रोथ, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? 100% ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा है। मुझे ये पता है कि मेरी जो ऑडियंस है, जब मेरी ऑडियंस यानी मेरे गुरुजी जब सीट पे थे, जब वो आसन पे थे, तब उनकी ऑडियंस गुजरात में से या राजस्थान में से माइग्रेट करके दूसरे शहरों में गई, तो मेरे गुरुजी ने भी गुजरात में से और महाराष्ट्र में से और राजस्थान से उन्होंने माइग्रेशन किया। अब मेरी जब बारी आई तब मेरी ऑडियंस ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गई है। मेरी ऑडियंस वेकेशंस में वो हिल स्टेशन पे शिफ्ट हो चुकी है, ये फॉरेन में शिफ्ट हो चुकी है। अब मेरी ऑडियंस को मुझे अगर पकड़ना है, जैसे मेरे गुरुजी ने उनकी ऑडियंस को पकड़ के रखा था, ऐसे ही अगर मुझे मेरे फॉलोवर्स को और मेरी ऑडियंस को मुझे पकड़ के रखना है तो मुझे ये मीडियम लेना ही पड़ेगा, बिकॉज माय ऑडियंस हैज माइग्रेटेड फ्रॉम रियलिस्टिक प्लेसेस टू वर्चुअलिस्टिक प्लेसेस, दे हैव माइग्रेटेड। तो अगर मैं ये नहीं करूंगा तो इसके इफेक्ट ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ पे बहुत ही इफेक्ट करेगा। सो दैट इज आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू गो वर्चुअल, मुझे वर्चुअल जाना है। और एक्सटर्नल जो ऑब्स्टिकल्स थे, लोगों का एक्सेप्टेंस, ऑडियंस का एक्सेप्टेंस, इसका इफेक्ट ग्रोथ पे बहुत ज्यादा होने वाला है, ये भी मुझे पता था। तो मैंने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स लिख दिए और उसके इफेक्ट ऑन ग्रोथ पे लिख दिए। कुछ कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे जो ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 4K वाला कैमरा या बहुत सारी लाइटिंग्स और ये वो। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं सिंपल, जैसे मेरी लाइफ सिंपल होनी चाहिए, तो ऐसे में एक सिंपल चीज, बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन और बहुत ज्यादा नहीं करूंगा।
तो इट्स ओके, अगर मैं मीडियम लेवल पे भी चलता हूं तो मेरा हो जाएगा, तो उससे ज्यादा ग्रोथ पे कुछ नहीं आएगा। तो मैंने बहुत ज्यादा खर्चा एक्सपेंसेस नहीं किया, इतना एक्सपेंसेस नहीं किया, इतने एक्सपेंसेस नहीं किए जितने जनरली लोग अपने क्लासेस के लिए या लोग अपने वीडियोस के लिए या लोग अपने सोशल मैनेजमेंट के लिए करते हैं, इतने मैंने ही नहीं किए। तो आई रोट डाउन माई ऑब्स्टिकल्स एंड आई रोट डाउन इफेक्ट ऑन ग्रोथ। तो ये मैंने लिख करके मेरा प्रॉब्लम जो था उसको मैंने स्ट्रक्चर कर दिया। फिर नीचे ऑब्स्टिकल्स में फिर से मैंने ऑब्स्टिकल्स लिखा, उसका नेगेटिव एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीन चीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑब्स्टिकल में मैंने लिखा सेल्फ डाउट, मुझे खुद पर डाउट है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नेगेटिव एक्शन, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो आई गो इन डिप्रेशन। फिर मैं ऑडियंस को कहाँ ढूंढूंगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो आई गो इन डिप्रेशन, मैं ये कहाँ करूंगा, या तो मुझे जंगल में जाके सिर्फ साधना करनी चाहिए, अगर मैं पब्लिक को ढूंढना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो नेगेटिव एक्शन क्या हो सकता है, आई गो इन डिप्रेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन, नो आई विल डू, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, आई विल डू एंड आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, आई विल ट्राई टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, आई विल ट्राई टू टेक द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ माई एक्शंस, मोस्ट बेनिफिट ऑफ माई एक्शंस। वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आई बिकेम अ वर्चुअल पर्सन एंड आई स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। और मैंने इसको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किया। आप मानोगे नहीं, ये पूरा का पूरा 21 कोर्सेज को स्ट्रक्चर करने के लिए मुझे कंटिन्यूसली 3 महीने बैठना पड़ा कि हाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रक्चर द होल ईयर, कौन सा लैंग्वेज होगा, क्या टाइम होगा, कितना बजे होगा, कौन सी एक्टिविटीज होंगी, कैसी कैसी वर्कशीट्स होंगी, उनकी वोकैबुलरी क्या होगी, लोगों की मेंटालिटी क्या होगी, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या होंगे। मेरे पास तो बहुत सारा नॉलेज है, पर उसके हिसाब से आपके आपके क्वेश्चंस भी होने चाहिए, आपके प्रॉब्लम्स भी होने चाहिए। आपके प्रॉब्लम्स अलग है, मेरे नॉलेज अलग है, तो हाउ आई विल बी रिलेटेबल टू यू। नॉलेज तो बहुत सारा है, सब कुछ मैं नहीं दूंगा, उतना ही दूंगा जितने आपके प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से 21 कोर्सेज, फिर कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, कौन सा लास्ट होगा, हर हर मंथ में मैं 2-2 लेक्चर्स लूंगा, बीच में कितना टाइम में उनको छुट्टी दूंगा, कैसे लोगों को मेरे साथ, I structured everything and finally I came over here. This is how I structured my program and I want you all also. ये 2 वर्कशीट से, ये 2 वर्कशीट में से आप पूरा स्ट्रक्चर कर पाओगे। आप पूरा आपकी लाइफ को, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप स्ट्रक्चर कर पाओगे ये 2 वर्कशीट्स के हिसाब से अगर आप चलोगे तो। अगेन आई एम रिपीटिंग, सैटर्न क्या करना है आपको, दिस इज सैटर्न इज एक्चुअली द प्रॉब्लम सॉल्वर और द रैशनल प्लैनेट विच गिव्स यू रीजनिंग। उसको हर चीज के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर चीज के लिए डेफिनेशन चाहिए, हर चीज के लिए डिसिप्लिन स्ट्रक्चर चाहिए, ये सैटर्न होता है। और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाता नहीं है सैटर्न। लोग ये कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मतलब आपका शनि भारी है, नहीं, आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मतलब आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। Saturn is telling you to define your problem. Saturn is telling you to structure your problem. उसको स्ट्रक्चर करिए, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कल एक फॉलोवर आए थे, उन्होंने मैं उनका एग्जाम्पल लूंगा, आई नॉट टेक द नेम, बट उन्होंने मुझे कहा कि आई वांट टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट बट आई एम नॉट एबल टू आई एम नॉट एबल टू हाउ टू स्ट्रक्चर माई सेल्फ। तो जिनको न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, शी इज वन ऑफ अस, वो हमारे यहाँ पे बैठे हमारे सामने। सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पहले एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप डाइट प्लान किसको बना के दोगे। आप कोई एथलीट को या छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे जो मोटे हो चुके हैं उनको पतला करना है, या जो एथलीट बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको आपको शक्तिशाली बनाना है। एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप फीमेल्स को पीसीओडी पीसीओएस में आप उनको हेल्प करेंगे, आप किसको, आप एक टारगेट ऑडियंस करिए। सो एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऑडियंस को आपको वहां पे टारगेट करके यहाँ पे लिखना है फर्स्ट। देन मोटिवेशन, आपको क्यों ये मोटिवेशन आ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे लिखते हो एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या उसके लिए आप न्यूट्रिशनिस्ट हु इज गोइंग टू डील विद चिल्ड्रन विथ ओबेसिटी, ये आपकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, समझिए। देन मोटिवेशन, ये मोटिवेशन कहां से मिला आपको, बिकॉज योर चाइल्ड इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम
दैट इज वाई मोटिवेटेड कि बहुत सारी मदर्स होंगी जिनको ये प्रॉब्लम्स होगी, तो मैं उनको हेल्प करूंगी. दिस इज योर मोटिवेशन. नाउ 5 times आंसर टू योर वाई यू आर स्पेसिफिकली टेकिंग दिस, बिकॉज यू नो फर्स्ट आंसर में बी, यू नो, आपको पता है कि आपके चिल्ड्रन कैसे कैसे टाइप के स्वभाव के होते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनकी फूड साइकोलॉजी क्या होती है. ये आपका फर्स्ट साइड आंसर होगा. सेकंड आपका पॉसिबल आंसर होगा, अगर बचपन से ही वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो लाइफ में वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. दैट इज योर सेकंड आंसर. योर थर्ड आंसर टू दिस, वाई यू आर चूजिंग चिल्ड्रन एज टारगेट, बिकॉज द थर्ड रीजन फॉर यू मे बी, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बच्चों को अगर सिखा दोगे तो आपको फ्यूचर में ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी पड़ेगी, एक अच्छी सोसाइटी आप फॉर्म कर पाओगे. फोर्थ रीजन फॉर चिल्ड्रन इज, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स आपके पास आते हैं, सबसे ज्यादा पेरेंट्स से भी ज्यादा मुश्किलियां चिल्ड्रन बच्चों की होती है, और पेरेंट्स उनके स्ट्रेस में होते हैं. चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स आर developing more and more, and that is why you have started this. And in big cities and societies you are getting more audience over here. तो ये आपके ऐसे बहुत सारे वाइज आपको इधर लिखने हैं. और फिर डिसिप्लिन, फिर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि आप मिनिमम 2 hours आप रोज पढ़ने में, यानी रोज रोज आपको वही सीखने में, आपको वो रिपीट करना है जो आपने सीखा हुआ है. और फिर बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ योर ड्यूटीज एंड वो रिसर्च, आप अपना रिसर्च लिखोगे इसके बारे में. और फिर आप यहाँ पे दूसरी वर्कशीट पे आओगे, आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनना है. इंटरनल ऑब्स्टिकल्स, तो इंटरनल ऑब्स्टिकल्स आपको बहुत सारा प्रॉब्लम है आपको टाइम के साथ, तो टाइम मेंटेन करना, उसका इफेक्ट ऑफ ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट होने वाला है. एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स, आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, पर आपके एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स क्या है, आपको शायद अच्छी तरह से बोलना प्रेजेंट करना नहीं आता है, उसका आपके ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट होने वाला है. तो आपको प्रेजेंटेशन सीखना है. आपने न्यूट्रिशनिस्ट बनना तो सीख लिया, लेकिन आपने प्रेजेंट करना नहीं सीखा तो मुश्किल हो जाएगी. तो आपको इसके साथ आपका जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू है, उस वैल्यू को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, यानी आपको एक छोटी सी किताब लिखनी है, दैट विल प्रेजेंट यू. आपको एक छोटा सा, जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्कशीट और एक वेबिनार बनाया है, ऐसे छोटा सा 5 मिनट का 10 मिनट का आपको कुछ बनाना है प्रेजेंटेशन, ताकि आप बच्चों को समझा सको, सिखा सको, उसको कन्विंस कर सको, है ना. सो अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका ग्रोथ नहीं होने वाला है. दिस इज हाउ विल यू विल स्ट्रक्चर योर सेल्फ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट. और आपके ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे लिखने हैं. नेगेटिव एक्शन, अगर आपने न्यूट्रिशनिस्ट बनना तो डिसाइड कर लिया है, पर उसमें कौन सी नेगेटिविटी आपके अंदर है, यानी कि अगर आपके क्लाइंट फॉलो नहीं करते हैं, सपोज मे बी आपके क्लाइंट आपका डाइट फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका नेगेटिव एक्शन ये हो सकता है आप छोड़ दोगे इस प्रोफेशन को, और आप गाली दोगे, अरे यार कुछ नहीं है इस प्रोफेशन में, कुछ नहीं है. इंस्टेड transformation, instead I will find good audience who is ready to follow. Transformation is I will find a good audience who is ready to follow me. ठीक है. So this is a structured solution for you to become a nutritionist. In the similar way, whatever आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे 2 वर्कशीट्स में आप सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल somebody is in debts, कोई कर्ज में है, तो भी ये 2 वर्कशीट्स फॉलो करके वो डेप्थ्स में से बाहर आ सकता है. ये 2 वर्कशीट्स फॉलो करके आप बहुत कुछ अपने लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, क्लासिफिकेशन, रीजनिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो. तो यहां तक हमारा वीनस और सैटर्न साथों साथ पूर्ण हो जाते. अब आपका शायद ये क्वेश्चन होगा कि गुरुजी हमको तो ये सब याद नहीं रहने वाला है, तो हम क्या करेंगे. तो आपको यहाँ पे ये सैटर्न, मून, वीनस क्या होता है, इन सभी का सभी एक अल्ट्रा बोनस मैंने आपके लिए 7 बुक्स बनाई है. अल्ट्रा बोनस मैंने आपके लिए बनाया है. ये अल्ट्रा बोनस है. अंडरस्टैंडिंग द सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, ये सब के सब यहाँ पे 7 प्लैनेट्स के पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा, हु आर दे एंड हाउ दे हेल्प यू, ये पूरी की पूरी किताब मैंने पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दी है. दिस इज सन, अंडरस्टैंड द सन, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न. ओके, नाउ जो भी इसमें से वॉलंटियरिंग करेगा, देन आई विल आस्क देम आउट ऑफ दोज वॉलंटियर्स, इफ आई गेट
कि यू आर एबल टू डू दिस, डीक्लटरिंग को आप समझ पाए हो एंड यू विल बी एबल टू हेल्प अदर्स, देन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द प्रोफेशनल बोर्ड, because I want such professionals who go into the market and they help others. क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे डायरेक्ट अप्रोच करना नहीं चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे तो जो those who are hesitant to approach me or approach this, they think that this is very spiritual kind of thing, and we don't like to go spiritual, more spiritual. They may not approach to me, they don't approach to me, they can approach you, वो आपको अप्रोच कर सकेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से और ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, तो इसलिए आप प्रोफेशनल बोर्ड में अगर ज्वाइन हो जाते हो आफ्टर सबमिटिंग दिस, देन यू कैन बी अ प्रोफेशनल, यू विल बी अ सर्टिफाइड पर्सन। पर ये सब सबमिट करने के बाद आपकी एक छोटी सी एग्जाम होगी अलग से, और देन यू विल बी सर्टिफाइड एज अ प्रोफेशनल। एंड एज यू नो, I told you we have registered our company is registered under Section 8 company, and you will be a certified professional from Niant Eduversity Foundation and Training Company, EdTech company. This is EdTech company, and you will be certified by this EdTech company professionally, and you will be able to professionally deal with others, right? Dhannoham. Everybody give blessings to the universe. I'm starting the core music. Everybody, Dhannoham. Blessings to the universe. Blessings to our own self. सबको है अपना बनाया, मुझको भी अपना बना लो, मैं तेरे शरण में आया। दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है, दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं। We take a move. Have a nice time. Have a good day. Blessings to all.